हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग 10th क्लास के पहले चैप्टर की बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ये इंतज़ार ख़त्म होता है और आज से हम 10th क्लास के आपके हिस्ट्री के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर है पहला एक, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। भारत में राष्ट्रवाद बाद में आया, पहले यूरोप में शुरू हुआ था, और किस तरह से ये लोकतंत्र को गाइड करता है और किस तरह से इसने गणराज्यों की, यानी गण मतलब लोग होते हैं और राज्य मतलब क्षेत्र होता है या देश होता है, तो किस तरह से लोकतांत्रिक देशों की इसने स्थापना की, उस चीज़ के बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद किन 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। पहला है फ्रेडरिक सोर्यू जो हैं, उन्होंने एक लोकतंत्र की एक चार पेंटिंग वाली चित्र बनाया था, जो आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है। तो इन्होंने फ्रेडरिक सोर्यू ने लोकतंत्र से बनी हुई दुनिया का उनका सपना था, जो इन्होंने अपनी जो पेंटिंग है उसके अंदर दिखाया था कि सामाजिक गणराज्य हो, यानी समाज का उस क्षेत्र पर अधिकार हो, एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद। दूसरा क्या बताया इन्होंने कि जो राष्ट्रवाद होना चाहिए एक शक्ति के रूप में होने चाहिए, राष्ट्रवाद में ताकत होनी चाहिए, वो दूसरों के सामने, वो जो निरंकुश लोग हैं उनके सामने नहीं झुकने चाहिए, बल्कि उन लोगों को अपनी तरीके से चलाने वाला होना चाहिए। तीसरा है राष्ट्र राज्य विकास की अवधारणा। तो ये तीसरा पॉइंट बताता है आपको कि भाई राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, या राष्ट्र या राज्य का विकास कैसे होगा, इसकी अवधारणा क्या है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में जो होता है, यहाँ से हमारी जो राष्ट्रवाद है यूरोप में उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो वैसे अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसको लीड करने वाला थी फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वहाँ से हम राष्ट्रवाद के उदय को मानते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति से शुरू होता है, लेकिन अब हमें ये ध्यान देना होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद, इसमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है। प्रेम मतलब प्यार। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, उसके प्रति हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रेम। तो हम अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। दूसरा, हमें अपने देश से लगाव होता है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे फिर भी आपको इंडिया की याद आएगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपना राष्ट्र के प्रति लगाव। और उसके अलावा आप लोग जब इंडिपेंडेंस डे होता है, मतलब जब स्वतंत्रता दिवस होता है, 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है ना, इन पे क्या करते हैं आप लोग, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, है ना, राष्ट्र। और उसके अलावा हर देश का अपना राष्ट्रगान होता है। आप हमारी इंडिया को ही देख ले, हमारी इंडिया में भी है ना राष्ट्रगान। कौन सा है, याद करें, जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। और ठीक इसी तरह से हमारे देश में भी बहुत सारे गीत हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, जो अपने देश के प्यार को शो करने के लिए हम अपने दिल से गाते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं राष्ट्रीय गीत। आगे समझ में। और जो राष्ट्र के सम्मान के लिए गाया जाता है गान और सब मिलकर खड़े होकर गाते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रीय गान। तो ये दोनों भी हमारे राष्ट्र के सम्मान में होते हैं और इनका हमें सम्मान यानी अपनी दिल से इज्जत करनी चाहिए इनकी। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब हमें देखना होगा कि जो फ्रेडरिक सरियू है उनका विजन ऑफ द वर्ल्ड था क्या। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू थे। इन्होंने 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की जिनमें उन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया के अपने सपने को साकार किया। इनका सपना था कि जो हमारा दुनिया हो वो कैसी होनी चाहिए, सामाजिक और लोकतांत्रिक गणराज्यों से बनी होनी चाहिए। तो इन्होंने जो पहली प्रिंट थी उसमें बताया था कि यूरोप में अमेरिका के लोगों की एक लंबी रेलगाड़ी में मार्च करते हुए और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए उसे श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया है। और एक महिला आकृति ने एक हाथ में ज्ञान की मशाल और दूसरे हाथ में मानवाधिकार का चार्टर उठाया हुआ है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था, उसी पेंटिंग में सामने अग्रभूमि में धरती पर निरंकुश संस्थाओं के प्रतीकों के टूटे हुए अवशेष पड़े हैं। तो यहाँ पर जो वो पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, उस पेंटिंग में पहला जो प्रिंट था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि भाई एक रेलगाड़ी है, मतलब जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, एक दूसरे के पीछे कमर पर हाथ रख के और रेलगाड़ी बना लेते थे लंबी सी, इसी तरीके से उन्होंने भी एक रेलगाड़ी बनाई जिसमें हर देश के लोग उनकी वेशभूषा के साथ और उनके झंडे के साथ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी पेंटिंग है। ये देखिए, ये वाली पेंटिंग है वो, और इसमें दिख रहे हैं ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग ड्रेसेस पहनी हुई हैं, अपने अपने देश की इम्पोर्टेंट ड्रेस पहनी हुई है और अपने अपने देशों के इन्होंने झंडे लिए हुए हैं। सबसे आगे आपके अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड हैं, और उसके अलावा जर्मनी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी और भी बहुत सारे देश हैं। उसके पीछे पीछे ये लोग बाकी सब को लीड कर रहे हैं कि हमें कहाँ चलना है, हमें चलना है उसकी तरफ, स्वतंत्रता की तरफ चलना है, हमें लोकतंत्र की तरफ चलना है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक आपको सफ़ेद रंग की मूर्ति दिखाई दे रही होगी जिसके एक हाथ है सीधा, जिसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में इन्होंने एक मानव अधिकार का चार्टर लिया हुआ है। मानव अधिकार क्या है? जो मानव को मानव होने की वजह से, कि इंसान को इंसान होने की वजह से जो अधिकार प्राप्त हैं, वही अधिकार मानव अधिकार के चार्टर में लिखे हुए हैं कि भाई कोई भी इंसान है, जब वो पैदा होता है तो उसे जीने का अधिकार है, कोई उसको दास नहीं बनाएगा। ठीक है, और सांस लेने का, रहने का, खाने का, पीने का, जब बीमार हो जाए तो उपचार कराने का अधिकार हो। इसी पिक्चर में ऊपर देखिए, ऊपर जीसस क्राइस्ट हैं और उनके साथ साथ जो आपके जन्नत या स्वर्ग हैं उनके फरिश्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनके आपके देवदूत दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये जो स्वतंत्रता या आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों को ये अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम एकदम सही रास्ते पर हो और हमारा जो आशीर्वाद है वो तुम्हारे साथ है। इसी के साथ साथ नीचे देखिए, नीचे कुछ टूटे हुए बिखरे हुए पत्थर या सामान दिख रहे होंगे। ये क्या है? ये निरंकुश शासकों के टूटे हुए हिस्से हुए हैं। निरंकुश जो आपके राजा वगैरह थे, जो बुरे लोग थे, उनका अब किसी तरीके का कोई अंकुश नहीं है और वो उनका जो राज है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो यही चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर फ्रेडरिक सरियू ने इस चित्र का सहारा लिया। और इसी में आप देखिए कि थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सरियू के काल्पनिक दृष्टिकोण में विश्व के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में सामूहिकृत किया गया है, जिन्हें उनके झंडों और राष्ट्रीय वेशभूषा के माध्यम से पहचाना जा सकता है। हमने अभी देखा ना उस पिक्चर के अंदर, जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड कर रहे थे। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी ने, उसके बाद जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया और 2 सिसिली के राज्य लैब्राडोर और पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग, ये सब थे। उसके अलावा 5वां
पॉइंट है जिसमें ऊपर स्वर्ग से मसीही ईसा मसीह थे, संत और देवदूत इस दृश्य को निहार रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत मंजर, ठीक है। और कलाकार ने इनका उपयोग दुनिया के देशों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया कि हर किसी की एक ही मंजिल है कि उन्हें आज़ादी चाहिए और हम सबको स्वतंत्रता के रास्ते पर चलना है और भाईचारा कायम रखना है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहना है। तो यही 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक दुनिया में बड़े बदलाव लाए। इन बदलावों का अंतिम परिणाम क्या था? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, ठीक है। जब सारे के सारे लोग एकजुट हो गए और उन्होंने सब ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ आज़ादी और स्वतंत्रता की मांग की, तो क्या हुआ? जो निरंकुश राजा थे या निरंकुश लोग थे, उन लोगों को घुटने टेकने पड़े और फिर हम सभी ने अपनी आज़ादी को एंजॉय किया, ठीक है। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी आपके देश हैं, सभी अपने देश की स्वतंत्रता को इसी तरह से मनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इन बदलावों का अंतिम परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग देश बने और देशों में भी अलग अलग राज्य बने। जैसे हमारी इंडिया है, पहले इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, पहले इंडिया बना और उसके अलावा इंडिया में अलग अलग राज्य बटे। हमारे यहाँ पर तो राज्य भाषाओं के आधार पर बटे। तो जैसे आपका असम है, असमिया भाषा बोलते हैं, वहाँ पर कन्नड़ तेलुगु अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ पर राज्यों का गठन हुआ है, ठीक है। जैसे आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र में ज़्यादातर मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ठीक है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। तो इसी तरह से अलग अलग राष्ट्रों का और अलग अलग राज्यों का उदय हुआ था। आ गया समझ में? चलिए तो अब आगे देखते हैं कि राष्ट्र की भावना का विकास या रचना कैसे की गई। तो क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझी पहचान की भावना विकसित करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो मतलब जब हमें पता है कि हमें अपने देश के लिए आज़ादी चाहिए, तो हमारी जब इंडिया की आज़ादी हुई थी तो उस टाइम पे भी हमारे यहाँ के जो नेता थे, जो हमारे यहाँ के लीडर्स थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई करनी थी और उन्हें पता था कि हमें एकजुट होना है, तो हमें गाइड करना पड़ेगा लोगों को। तो इसी तरह उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे काम किए थे। ठीक इसी तरह से यूरोप में भी कुछ काम किए गए, कुछ कदम उठाए गए। तो इन्हें ध्यान से देखते हैं। पहले है नंबर 1 पे है आपका एक पितृभूमि और उनके नागरिकों, ला पैट्री और ले सेतोयुन, इनका निर्माण किया गया। यानी जो एक पितृभूमि थी, यानी एक पितृभूमि का मतलब है भाई कि जो राजा है वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। तो इसको ख़त्म किया गया कि अब भाई ऐसा है, चुनाव होंगे और उसके बाद कोई भी राजा बन सकता है। उसके अलावा उनके नागरिकों, ठीक है, जैसे ला पेट्रा मतलब पिता या बेटा होता है ना, और ला सतायुन का मतलब होगा नागरिक, जो वहाँ का नागरिक होगा वो कुछ भी जो है अपने देश में चुनाव में खड़ा हो सकता है, और मतलब वहाँ की जो भूमि है, ज़मीन है, वो भी इजीली खरीद सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजा का अधिकार नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट आ गया फ्रांसीसी झंडा। फ्रांस के लिए एक अलग झंडा बनाया गया, जिस झंडे के नीचे अब सभी फ्रांसीसी लोग जो हैं वो इकट्ठा होंगे और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए और अपने स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आता है जिसे कहते हैं
केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। सेंट्रल यानी पहले जो था सिर्फ राजा के हाथ में था जो कुछ भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो होगा इसकी कमांड जनता के पास होगी। उसके बाद चौथा था स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनना। अब क्योंकि भाई राजा को गाइड करने वाला राजा तो होगा, राजा को हमने पूरी तरह से नहीं हटाया, लेकिन राजा को हम एक तरह से कठपुतली की तरह बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, जो स्टेट जनरल है, जो राजा को गाइड करने वाला होगा, उसको कौन चुनेगा, नागरिक चुनेंगे। नागरिक वोट डालेंगे और उसके बाद स्टेट जनरल का चुनाव किया जाएगा। पांचवा पॉइंट आता है जिसे फ्रेंच भाषा, यानी जो फ्रांस है उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं अलग अलग बोली जाती थी, लेकिन सबको इग्नोर किया गया और फ्रांस भाषा को बढ़ावा दिया गया, फ्रांस को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। छठा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय गीत। और सातवां है भार और मापन की जो चीज़ें थी उनका मानक सेट कर दिया गया कि भाई पहले क्या होता था कि आप 1 किलो सामान लेने जा रहे हो, कहीं पर 1 किलो 800 ग्राम का था, कहीं पर 1 किलो 500 ग्राम का था और कहीं पे 1 किलो जो था वो 1000 ग्राम का था। तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, जो मानव है, वो सेम नहीं था सब जगह। ठीक इसी तरह से अगर कहीं कपड़ा लेने जा रहे हैं तो कहीं पे मेजरमेंट कम थी, कहीं पर ज़्यादा थी, कहीं पर 1 मीटर कपड़ा ज़्यादा आ जाता था, कहीं 1 मीटर कम आ जाता था। तो इसी तरह से इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उन लोगों ने, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, भार और मापन की एक समान पद्धति का विकास किया। अब हमें देखना है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का क्या विचार था। सन 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति आई, उसके साथ राष्ट्रवाद आया और राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों के कारण, यानी राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, राजशाही जो है वो खत्म हो गई और संवैधानिक परिवर्तन किए गए। अब संविधान के तहत जो राजा है वो काम करेगा, ठीक है। राजशाही से संप्रभुता फ्रांसीसी नागरिकों के एक समूह को हस्तांतरित की गई। क्या किया, वहां पर एक ग्रुप बनाया गया और संवैधानिक तरीके से वो ग्रुप काम करेगा, ठीक है। विभिन्न उपायों और प्रथाओं को पेश किया गया, जैसे कि ला पैट्रा मतलब पितृभूमि, यानी जो हमारे पिता की भूमि है उस पर हमारा अधिकार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और छीन लेगा। और ले सिटायोन यानी नागरिकों के भी विचारों को महत्व दिया जाएगा। जो जनता है उनके विचारों को सुना जाएगा और उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। उनके लिए नए क्या करने पड़ेंगे, स्कीम लानी पड़ेंगी, योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें सत्ता में बिठाएगी जनता, नहीं करेंगे तो नहीं बिठाएगी। आया समझ में। तो इस तरीके से वहाँ पर काम किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रांस में नेपोलियन को लोकतंत्र को, जो नेपोलियन है उसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और 1804 में नागरिक संहिता, यानी कौन सी संहिता, नेपोलियन की नागरिक संहिता जो है वो तैयार की गई, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसने, जो नेपोलियन है, उसने जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। यानी पहले जो था, जो पितृभूमि थी, जो ज़मीन थी पिता की, वो बच्चों को मिल जाती थी जन्म के आधार पर, लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो वो विशेष अधिकार था कि राजा का बेटा राजा बनेगा और यानी बाप की ज़मीन पर बच्चों का अधिकार है, वो समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। मतलब क्या हुआ, जो कानून के सामने होगा, अब सारे के सारे लोग, चाहे वो आपका
नॉर्मल जनता हो, आम जनता हो या फिर कोई राजा का बेटा हो, सभी कानून के सामने समान होंगे। तो ये कानून के सामने समानता स्थापित की गई नेपोलियन के द्वारा। उसके अलावा संपत्ति का जो अधिकार था वो सुरक्षित किया गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बाप की जो जायदाद है उस पर बेटे का हक नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था कि बेटे का हक नहीं था। अगर उस बाप ने वो मेहनत करके ज़मीन को हासिल किया, मेहनत करके उसे मेहनत के पैसों से उस ज़मीन को ख़रीदा है, तो वो संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रहेगा, वो आपसे उस ज़मीन को नहीं छीना जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि आप राजा के यहाँ पर काम करते हैं तो राजा ने ऐवी कोई भी ज़मीन आपको दे दी और आपको तो वो मिल गई, साथ में उसके साथ साथ आपके बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सामंती व्यवस्था आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो इस तरीके के जो अधिकार हैं उसको ख़त्म किया गया था। आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो आपकी खुद की संपत्ति है, उसके अधिकार को सुरक्षित रखा गया था। उस पर किसी तरीके का कोई भी खतरा नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें राष्ट्र के विचार ने इस तरह से जन्म लिया। ठीक है, आइए अब नेपोलियन पर विचार करते हैं। जो नेपोलियन है उसने सन 1789 में राजनीतिक शक्ति प्राप्त की थी। ठीक है, और इसका कार्यकाल 1804 से 1815 के बीच में नेपोलियन कोड सिविल या सिविल कोड या कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, वो स्थापित की थी। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। क्या पहला था, जन्म के प्रति विशेष अधिकार समाप्त कर दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि राजा के दी हुई प्रॉपर्टी पर सिर्फ उस इंसान का हक होगा जिसको वो प्रॉपर्टी मिली थी, सबका नहीं होगा। ठीक है, उसके बेटे या पोते वोतों का अधिकार नहीं होगा। दूसरा क्या है, नागरिकों को समान हैसियत प्रदान की गई। ठीक है, यानी हर नागरिक कानून की नज़र में बराबर है। ऐसा कोई नहीं है कि क्या नाम है, राजा है तो उस पर, राजा का बेटा है तो उस पर कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी करे अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर सबको समान अधिकार दिए गए। अब सेकंड क्या है, थर्ड है, संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित किया गया कि भाई तुम्हारी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो इसे कोई भी नहीं छुएगा, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी क्योंकि उसे तुमने अपनी मेहनत से खरीदा है। चौथा है आपका यातायात या संचार के साधनों का विकास किया गया। बहुत ज़्यादा फोकस किया उसने कि भाई सड़कें बनाई जाए और कम्युनिकेशन अच्छा किया जाए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उस पर पैसा वगैरह खर्च किया। पांचवा क्या था, सामंती व्यवस्था जो है उसको समाप्त कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सामंती व्यवस्था में राजा के द्वारा एक ज़मीन दे देते थे और जो किसान हैं उनसे ज़बरदस्ती, जो सामंत लोग हैं वो ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते थे और उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टैक्स लिया करते थे और राजा को थोड़ा पहुँचाते थे और खुद बहुत ज़्यादा रखते थे। तो ये व्यवस्था थी सामंतीय व्यवस्था। अब छठा पॉइंट क्या है, दास्ता या जागीरों को समाप्त किया गया। अब मैंने शायद आपको पहले बताया हो कि जो दास्ता है, दास्ता मतलब दास बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। यूरोप में गुलाम बनाने का प्रचलन था और वहाँ पर एक मंडी भी थी। ठीक है, मंडी मतलब बाज़ार था जहाँ पर अलग अलग देशों से, जैसे आपका अमेरिका है या अफ्रीका है, वहाँ से गुलामों को लाया करते थे और उस बाज़ार में बेच दिया करते थे और लोग बोली लगाते थे। जितने बोली में जिस गुलाम की जितनी बोली लगती थी और उसको बेच दिया करते थे। तो वहाँ पर ये जो गुलामी व्यवस्था है उसको भी समाप्त किया गया। ठीक है, तो और इसी तरह से जागीरदारी सिस्टम को भी समाप्त कर दिया। अब सातवां पॉइंट है जिसमें एक समान कानून या समान मानक पद्धति, इसका विकास किया गया। मतलब हर कानून की नज़र में सब कोई बराबर होंगे और हर किसी के लिए हर चीज़
इक्वल होगी, यानी 1 किलो सामान अगर आप लेने जा रहे हो तो भी आपको 1 किलो ही मिलेगा, राजा लेने जा रहा है तो राजा को भी 1 किलो ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि राजा है, राजा को देख लिया तो मतलब उसको 1 किलो का सामान 10 किलो दे दिया, और आप गए तो आपको 1 किलो सामान जो था वो 100 ग्राम में तड़का दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर समान मानक पद्धति सबके लिए अपनाई गई और सभी के लिए कानून भी बराबर कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। यूरोप में कोई एक राष्ट्र नहीं था, कोई एक राष्ट्र या राज्य नहीं था। यूरोप जो था एक पूरी के पूरे कॉन्टिनेंट था, पूरा महाद्वीप था। ठीक है, तो यूरोप में जो समाज था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो शिष्टजन थे और एक गरीब जनता थी। शिष्टजन यानी जो आपके अमीर थे, राजा महाराजा या उनके राजा के जो आपके परिवार के लोग थे, या आपके जितने भी वो थे पादरी वगैरह थे, वो शिष्टजन में आते हैं। और दूसरी कौन थी? गरीब जनता थी, जिनका अत्याचार किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आती है, और औद्योगिक क्रांति के आ जाने से उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी गरीब जनता ने, और उसके बाद उन्होंने पैसा कमाया। तो जो गरीब जनता है वो पैसा कमाने के बाद थोड़ी अमीर हो गई। अब जब वो अमीर हो गई बिजनेस वगैरह करके, तो अब वो कहाँ बन गई, एक नया वर्ग सामने आता है शिष्टजन और गरीब जनता के अलावा, जिसे कहा गया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्गों से आती है सामंत लोग। सामंत लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और वो ज़मीन पर लोगों को रखा करते थे काम वगैरह करने के लिए। तो जो सामंत लोग थे वो उदारवाद पर ध्यान देते थे। उदारवाद क्या होता है? एक ऐसी सोच है उदारवाद जिसमें इंसान को ये सोचा जाता है कि वो एक सामाजिक प्राणी है और अपने दिमाग से काम लेता है। ठीक है, अपनी बुद्धि के बल पर वो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सोच थी आपकी मध्यम वर्ग के लोगों की। उसके अलावा जो शिष्टजन हैं वो पुराने वर्ग के लोग थे, जो राजशाही पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि भाई राजा ही सब कुछ है, राजा पर ही राजा होना चाहिए, राजा की ताकत बरकरार रहनी चाहिए। और दूसरा है नया वर्ग, जो आपके गरीब जनता अमीर हो गई थी और जो मध्यम वर्ग में आए थे। ये नया वर्ग जो है ये क्या चाहते थे? ये स्वतंत्रता चाहते थे। ये राजा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे, उसे और अधिकार नहीं देना चाहते थे। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जब हुआ तो इसमें जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड राज्य, डचियो, कैंटेनो और इन सब में विभाजित था ये यूरोप पूरा का पूरा, जिनके शासकों के